2014 में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तो जो सकारात्मक परिवर्तन हमारे देश में आए हैं, उनमें एक है हमारी विदेश नीति को लेकर। और विशेष रूप से जो हमारा पश्चिम के साथ या अमेरिका के साथ जैसे संबंध हैं, उन्हें देखकर एक बहुत ही सकारात्मक या सुख का अनुभव होता है और आप ये कह सकते हैं कि कई बार उसमें गर्व की अनुभूति भी होती है। और जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं, वो मोदी जी की इस उपलब्धि के लिए उनके बहुत अधिक क्या कहूँ, उनके प्रति अभिभूत हैं इससे लेकर वो। पहले जब हम समाचार सुनते थे, जिस समय हम छोटे थे, तो कभी भी जब हमारे विदेश मंत्री या इवन प्रधानमंत्री भी जब बाहर जाते थे, तो सुनकर कोई गर्व का अनुभव नहीं होता था। ऐसा लगता था कि हम क्या कोई भूखा नंगा देश है, क्योंकि ये जो भी मंत्री हमारे बाहर जाते थे, वो या तो गिड़गिड़ा रहे होते थे या भीख मांग रहे होते थे। और समाचार ऐसे ही आते थे कि पाकिस्तान ने हमला किया है, तो अब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अमेरिका से बात करेंगे या रशिया से बात करेंगे और फिर इसका हल निकाला जाएगा। यदि हथियार लेने हैं, शस्त्र लेने हैं, तो वो सारे के सारे विदेशों पर निर्भर होते थे और विदेशों में भी विशेष रूप से रशिया पर निर्भर होते थे। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि सच में हम कोई ऐसा देश है जिसकी अपनी कोई शक्ति है, जिसकी अपनी कोई रीढ़ की हड्डी है। और ऐसा ही एक अभी जो हाल ही में जो चल रहा है, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली चल रही है। एक तो उसका एक जो प्रमुख घटनाक्रम है वो रहता है, जो जनरल असेंबली में वक्तव्य होते हैं, भाषण होते हैं। उनके अतिरिक्त जो साइड लाइन्स पर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो इस समय का सदुपयोग करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ऐसा ही एक था जो ब्रिक्स की मीटिंग हो रही थी। इस बार जो ब्रिक्स की मीटिंग है उसे कन्वीन किया था, उसे ऑर्गेनाइज किया था जो ब्राजील के विदेश मंत्री थे। क्योंकि जब जनरल असेंबली होती है तो वहाँ पर कई देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो आते हैं और ऐसे में जो कुछ देशों का ऐसे जो गुट बने होते हैं उन्हें वो वहाँ पर बैठक करके अपनी बातें करने का समय मिलता है। तो ऐसे ही जब एक मीटिंग चल रही थी तो वहाँ पर प्रेस को भी संबोधित किया जाता है और वहाँ के जो पत्रकार हैं वो जब प्रश्न पूछते हैं तो थोड़ा घुमा के पूछते हैं, थोड़े स्मार्टली पूछते हैं। तो उन्होंने जयशंकर जी को घेरने का प्रयास किया। उनका कहना ये था कि आपका जो रशिया के साथ रिलेशनशिप है उसे सारा संसार देख रहा है। तो ढके छिपे शब्दों में उनका ये कहना था कि क्योंकि जो एलाइज हैं या जो नेटो है, उसमें भी विशेष रूप से जो अमेरिका है, वो रशिया पर सैंक्शंस लगाना चाहते हैं, उन्हें अलग थलग करना चाहते हैं। ऐसे में आपका देश रशिया के साथ न केवल संबंध बनाए हुए है, बल्कि आपका उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट वैसे ही चल रहा है। बल्कि यदि क्रूड ऑयल की बात करें तो उसमें तो आपने रशिया से बहुत अधिक तेल लिया है। तो ये उन्होंने इतने स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा, लेकिन उनका आशय जो था वो यही था। जो मैंने जैसे बताया कि पहले परंपरा होती थी कि हम गिड़गिड़ाया करते थे, लेकिन जयशंकर ने जो उत्तर दिया वो गर्व की अनुभूति करवाने वाला है। उनका कहना था और उन्होंने स्पष्टवादिता से ही कहा ये कि हमारा जो स्वतंत्रता के बाद का अनुभव है, ऐसे 40 वर्ष गए हैं जिसमें वेस्ट ने पाकिस्तान को हथियार दिए हैं और ऐसे में क्योंकि हमें भी तो हथियार चाहिए थे तो हमने रशिया के साथ मित्रता कर ली। और जो हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, पहले सोवियत यूनियन था और अब रशिया है, उसके साथ सदा ही सौहार्द रहा है, सदा ही मैत्री रही है। उसमें हमें कभी भी उनके साथ कभी कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिसके कारण हमें उनके प्रति कोई संदेह रहा हो। तो इसे मुंह तोड़ जवाब देना कहते हैं और ये एक ना टंग इन द चीक कहा जाता है कि आप बात कह भी देते हैं, उसमें थोड़ा सा विनोद भी होता है और सामने वाला उसका उत्तर भी नहीं दे पाता है। दूसरा, उनकी जब ब्रिक्स में चर्चा चल रही थी तो वहां पर फिर से किसी ने उनसे प्रश्न पूछा कि आप क्वाड का हिस्सा भी हैं और ब्रिक्स का भी हैं और फिर जो SCO है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें भी आपकी सहभागिता है, तो ये आप कैसे देखते हैं? क्योंकि
जहाँ से मैं देख रहा हूँ, वहाँ से ये एक विरोधाभास जैसा लगता है। तो इसका भी बड़ा सुंदर उत्तर दिया एस जयशंकर ने। उन्होंने कहा कि पहले एक शीत युद्ध था, उसमें 2 धड़े होते थे, एक रशिया का और एक अमेरिका का। अब वो समय बीत चुका है, अब संसार मल्टीपोलैरिटी में है, यानी अब 2 ध्रुव नहीं है, अब बहुत सारे ध्रुव बने हुए हैं और ये पुरानी सोच से अब हमें बाहर आ जाना चाहिए। और इस पर जो सामने की प्रतिक्रिया थी, उन्होंने कहा कि थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन लगता है और आप ये कैसे करते हैं? तो इस पर उनका जो फ्रेज़ था एस जयशंकर का, वो था, वी कैन वॉक एंड च्यू द गम एट द सेम टाइम। कि ऐसा नहीं कि हमें च्युइंगम चबानी है तो बैठ के चबाएँगे, हम चलते भी हैं और च्युइंगम भी चबाते हैं। यानी एक समय पर हम एक से अधिक कार्य करने की क्षमता रखते हैं। हम एक ऐसा देश है। और उन्होंने विशेष रूप से भारत के संदर्भ में ही ये बातें कही। और तीसरी बात जो उन्होंने बहुत अ, महत्वपूर्ण कही, वो ये थी कि आप ये हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम अपने मैत्री के संबंध किसी देश से इसलिए तोड़ लें क्योंकि वो किसी और को पसंद नहीं है, तो ये ऐसा होने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन सब उत्तरों को सुनने के बाद आज का जो वेस्ट है, आज का जो पश्चिम है या इस तरह के जो देश हैं, जिन्होंने ये मान लिया था कि वो संसार की नीतियाँ अपने अनुसार चला सकते हैं, उन्हें समझ में आया होगा कि ये एक नया भारत है और इसका श्रेय मोदी जी को जाना चाहिए कि उन्होंने एस जयशंकर को इस तरह की बेबाक बातें करने के लिए प्रोत्साहित किया होगा, तभी वो कर पा रहे हैं, अन्यथा नहीं कर पाते वो। और ध्यान दीजिएगा कि ये जितनी बातें उन्होंने कही हैं, उससे पहले वो जो संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में अपना वक्तव्य दे चुके थे, उसके बाद दी है। और उस वक्तव्य में भी उनकी जो टोन थी, वो आधिकारिक ही थी, वो कोई गिड़गिड़ाने वाली नहीं थी। आपको स्मरण होगा उन्होंने उसमें कहा था कि जो संयुक्त राष्ट्र है, उसके चार्टर की बहुत बार बात की जाती है। उसके एजेंडा को इन्वोक किया जाता है कि इन नियमों का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक क्या हो रहा है कि कुछ गिने-चुने राष्ट्र हैं, वही अपना एजेंडा चलाते हैं, वही इन सब चीज़ों पे नियंत्रण रखे हुए हैं। लेकिन ये अब नहीं चलेगा और ना ही ऐसा हो सकता है कि ये अनचैलेंज्ड चला जाए, कि इसे चुनौती नहीं दी जाएगी। क्योंकि यदि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं, तो उसमें अब समय आ गया है कि जो विभिन्न राष्ट्र हैं, जिनके अपने-अपने इंटरेस्ट्स हैं, उन सभी का सम्मान किया जाए, तभी संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था का सम्मान रहेगा। अन्यथा जब किसी संस्था को चुनौती दी जाती है, तो उसकी जो गरिमा है, वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार की जब बातें की जाती हैं, तो तब समझ में आता है कि किस प्रकार से भारत ने अपने आप को एक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए एक एजेंडा न केवल बनाया है, बल्कि उसे ग्लोबल स्टेज पर, वैश्विक स्तर पर उसी ढंग से बात रखना भी आ गया है अब। आशा है कि ये जो विदेश नीति अपनाई जा रही है, वो केवल वेस्ट तक सीमित नहीं रहेगी। इसे जो मिडल ईस्ट है, उस पर भी लगाया जाए, क्योंकि कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हैं हमारे पास्ट में, जहाँ पर हमने छोटे-छोटे देशों के सामने घुटने टेकने जैसी गलतियाँ की हैं पिछले 10 वर्षों में। आशा है इन्हें भी हम सुधारेंगे और हम एक समृद्ध, शक्तिशाली भारत की ओर बढ़ेंगे। नमस्ते।